मोस्ट ऑफ द फाइनल ईयर स्टूडेंट अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, अच्छा लिटरेचर चूज करते हैं, लेकिन जब उनसे एग्जामिनर पूछता है कि आपका क्रोमबाक अल्फा 0.62 क्यों है, आपका एवरेज वेरिएंस क्या आया, आपने स्मार्ट पीएलएस में दूसरे फेज में क्या किया, आपने एसपीएसएस क्यों यूज किया, स्मार्ट पीएलएस क्यों नहीं यूज किया, आपके हाइपोथेसिस की वैलिडेशन के लिए टी का क्या नंबर था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी की वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स में, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में, एमएस पीएचडी थीसिस में। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि जो रिसर्च मेथड है वो सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि वो आपके काम का बैकबोन है। और इस बैकबोन को आपने कैसे डिफेंड करना है, इसको कैसे सेट करना है, इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन्स के आंसर होंगे। आप ना सिर्फ रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिखना सीखेंगे मेथड को, बल्कि आप उसको डिफेंड करना भी सीखेंगे। इसी तरीके से आइडिया जनरेशन वाला लेक्चर, हमारा फुल ओवरव्यू वाला लेक्चर, पिछले दो जो लेक्चर हैं उनको भी आप डिटेल से देखिएगा, ताकि आपका आइडिया, लिटरेचर, प्रपोजल फॉर्मेशन सारी चीजें ठीक हों। अगर आप प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कहीं पे भी फंस जाएं, आप इस पूरे जो प्लेलिस्ट है इसको देखें। मैं छोटी से कह सकता हूं कि आप दुनिया की किसी भी कोने से, चाहे डबल सी एस बी एक्रेडिटेड इदारे से कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी कर रहे हैं, आपको ये जो पूरा प्लेलिस्ट है ये बहुत यूजफुल मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी करता क्या है? देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता, वो एंगेज नहीं होते, इस वजह से वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। हमने शुरू किया था बात को प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सादा अल्फाज में करता है, वो ये करता है कि कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सर्च मेथोडोलॉजी क्या करता है कि हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड। हम पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने कहा जब तक रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है तो जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की काम करने की। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप डिफेंड किस चीज को कर रहे हैं, रिसर्च क्यों कर रहे हैं, खाम खा टाइम जाया कर रहे हैं अपना। तो कंपनीज में तो बिल्कुल भी नहीं होता, खासतौर पर मैं एक ऐसा बंदा जो रिसर्च मैनेजर रह चुका हूँ एक ऐसी कंपनी का जो 100 मिलियन से ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट पे लगाते हैं एनुअली। तो सबसे पहला काम था कि रिसर्च प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करता है। ये जो सर्च मेथोडोलॉजी है ये अलाइन करता है कि आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए और डाटा कलेक्शन है उन दोनों में अलाइनमेंट है। यानी प्रॉब्लम से ऑब्जेक्टिव निकले, ऑब्जेक्टिव से जो है ना आपके डाटा के क्वेश्चंस निकले, और उन क्वेश्चंस को जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ही मीट कर रहा है। दूसरा वो ये देखता है कि आपका जो रिसर्च डिजाइन है, डिजाइन को हम समझेंगे, इसकी 3 किस्में होती हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड, वो सही है। फिर हम देखेंगे सैंपलिंग। सैंपलिंग में दो तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये होती है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए जितनी भी पॉपुलेशन यानी जो लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसमें हर बंदे के पास चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाए आपकी स्टडी में। इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं कि एवरी पॉसिबल पर्सन इन द पॉपुलेशन हैज द चांस टू बी सिलेक्टेड फॉर योर स्टडी, फॉर योर सैंपल। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं। जब आप अपनी मर्जी करते हैं, अपना कन्वीनियंस देखते हैं, तो फिर हर बंदे के पास इक्वल चांस नहीं होता। तो इसको हम सीखेंगे कि डिजाइन प्रॉपर कैसे होगा, सैम्पलिंग कैसे होगा, फिर टूल्स कौन से यूज होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, एसपीएसएस होगा, स्मार्ट पीएलएस होगा, एमओस होगा, एटलस की होगा, अनवीवो होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। और आखिरी चीज ये है कि एनालिसिस के टेक्निक्स क्या होंगे। एनालिसिस के मुख्तलिफ टेक्निक्स आपने सुने होंगे कि रिग्रेशन होता है, कोरिलेशन होता है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग होता है, मल्टी कोवेरिएंस एनालिसिस होता है, मल्टी वेरिएट एनालिसिस होता है। तो ये हम चूज करेंगे कि कौन सा एनालिसिस का टेक्निक होता है। अच्छा, आप इन वर्ड से घबराए नहीं, ये वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद, जैसे आपको अपना नाम क्लियर है। एक एक लफ्ज मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेथोडोलॉजी का ओवरव्यू क्या होता है, मेथोडोलॉजी में हम देखते क्या है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी जो है ना क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करती है। ये बात बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये आपने समझना है। देखिए, आपके टीचर आपको पास करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम आपको पास करने के लिए, लेकिन क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो आप अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करते हैं, ये हो सकता है आप सिर्फ थीसिस को डिफेंड करने के लिए, अपना डिग्री लेने के लिए करते हैं। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं ना, मैंने ज़ोंग में 50 मिलियन एसी नील्सन को दिए, मैंने कहा ब्रांडिंग की रिसर्च करो कि कैसे हम ज़ोंग को टॉप इंटरनेट ब्रांड बना सकते हैं। अब जो उनका रिसर्च है ना, उसको बेस पे हमने 1 बिलियन पाकिस्तान में ब्रांडिंग पे लगाया है। कंपनी का लोगो चेंज किया है। वहाँ रियल जो स्टेक्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब वो हमने एसी निल्सन को क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि एसी निल्सन एक क्रेडिबल इदारा है। अगर आपका रिसर्च क्रेडिबल है, अगर आपका डाटा कलेक्शन क्रेडिबल है, तो उसके बेसिस पे कंपनी फैसले करते हैं। देखिए, आपने एक स्टडी की, आपने कहा कि एम्प्लॉइज को कंपनसेशन दो, कल्चर अच्छा करो, ये काम करो, वो काम करो, एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपकी किए हुए स्टडी के ऊपर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भरोसा करते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वजह से कि वो एक, आप एक रिसर्चर हैं, आप एक क्रेडिबल बंदे हैं। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है
चाहे आप रिसर्च में कोई मेडिकल कोई चीज़ बना रहे हैं, आप कहें कि ये वाली दवाई खाने से बुखार खत्म हो जाती है। और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तहकीक की, आपने एक ऐसी चीज़ बगैर तहकीक के बनाई है, तो फिर उसका जो है ना, उससे पे लोग भरोसा नहीं करेंगे और उसकी वजह ये होगी कि आपका मेथड गलत होगा। मेथड का जो क्रेडिबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आपने कुछ बनाया है, आपने कुछ किया है, जैसे आपके रिज़ल्ट आए हैं, आपने मनोवन वैसे लिख दिया है, दुनिया में, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में बैठा बंदा उस चीज़ को दोबारा वैसे करेगा, तो भी वही रिज़ल्ट आएँगे। उससे आपके काम की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और यही दुनिया चाहती है कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सीखें। और यही मेथड का ऑब्जेक्टिव है कि जैसे करके आपने ये मोबाइल बनाया है ना, आप दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट बोले कि आप ये वाला प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे तो टच करने से जो है ना ये स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आप ये वाली जो है ना, ये वाला डिज़ाइन इस तरह हमने इस पे बहुत स्टडी की है। इस तरह के जो डायमेंशंस है, इसको मोबाइल पकड़ने में लोगों को आसानी होती है। तो दुनिया के सारे मोबाइल फ़ोन उस बंदे की रिसर्च की क्रेडिबिलिटी, उसकी जो प्रोजेक्ट की जो रिज़ल्ट्स हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा करके ये बनाएँगे। अगर खुदा न खास्ता उसने एक मेथड ऑप्ट किया होगा कि ये वाला मेथड मैंने ऑप्ट किया है, तो कंपनीज़ ने भी उस मेथड को दोबारा रीटेस्ट करके देखा होगा। उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। तो आप समझ रहे हैं कि ये मेथड इतना बैकबोन क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि ताकि दोबारा लोग आपके स्टडी को रीचेक कर सकें और अकॉर्डिंगली अगर जो फ़ायदा आपने बताए हैं उनको भी हासिल हो। अगर वो हासिल होते रहेंगे, मेथोडोलॉजी में आपने ऑनेस्टली लिखा है, ऑनेस्टली किया है, तो वो आपका जो काम है वो रेप्लिकेबल है, मोर क्रेडिबल है। ये हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी की ओवरव्यू है। आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम समझ रहे हैं। अच्छा, रिसर्च डिज़ाइन सबसे पहले है। रिसर्च डिज़ाइन जो है ना, हमारा क्या हो सकता है, एक्सप्लोरेटरी हो सकता है, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग करें न्यू और अनक्लियर प्रॉब्लम का। और उसमें फिर क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी का मतलब ये होता है कि देखो ना, अगर दुनिया में कोई चीज़ पहली दफ़ा हुई, जैसे कोविड हुआ था, तो कोविड के लिए लोगों ने क्या किया था? लोगों को पता नहीं था कि ये क्या है, अनक्लियर प्रॉब्लम था। स्टडी हुई है, स्टडी करके स्टडी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ एक्सप्लोरेटरी स्टडी की। सबसे पहले क्या किया, को डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप्स, कि भाई किस वजह से ये कोविड हो रहा है, किस जो है ना फाउंडेशन क्या बनी है। ऑब्वियसली जब भी दुनिया में कोई काम होता है, एक कॉज होता है और उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, आप कुछ करते हैं, एक एक्शन होता है, उसका फिर रिएक्शन आ जाता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडी में। दूसरा क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं। चूज डिजाइन बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अगर हैं क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट होगा, अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव चूज होगा, अगर मिक्स मेथड है तो आप मिक्स मेथड को चूज करेंगे। इसको मजीद हम अगली आने वाले स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट लाइक सर्वेस। ये मोस्टली लोग यूज करते हैं। अच्छा, इसको क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि जिस बंदे ने थ्योरी दी है, फ्रेमवर्क दिया है, जिसने क्वेश्चन दिया है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रिलाई होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब एक बंदा कहता है कि जी मैंने दुनिया में ना, हमें एक बात तय है कि जी तमाम इंसान जो है ना फानी है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। अब फारूक एक इंसान है, किसी ने देखा कि भाई फारूक भी एक इंसान है, तो क्योंकि फारूक एक इंसान है तो फारूक भी मोर्टल है। अब क्या हुआ है, हम एक ऐसी चीज पे पहुंचे, एक जनरल बात थी, उससे हम स्पेसिफिक में पहुंचे हैं। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव स्टडी होता है कि दुनिया में किसी ने कहा कि टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस का ये मॉडल है, इसके ये क्वेश्चंस हैं, आप लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करते नहीं करते, क्योंकि वो मॉडल दुनिया में और जगहों पे भी इंप्लीमेंट हुआ है। एक जेनेरिक बात है कि यार टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किसी दूसरे प्रॉब्लम को आप देख लें, कुछ दूसरा जो है ना, कोई मॉडल देख लें, फ्रेमवर्क देख लें। किसी ने कहा कि यार मेरे पास एक सर्वे है जिसको आप करके ना अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब वो सर्वे किसी ने दिया है, मुख्तलिफ जगहों पे टेस्ट हुआ है, अब आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, इस वजह से आप क्वांटिटेटिव स्टडी करें और इजीली आप कर सकते हैं। क्वालिटेटिव आप क्यों नहीं करते? क्वालिटेटिव आप इसलिए नहीं करते कि उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास है। हमने पहले देखा ना, जो हमारा एक्सप्लेनेटरी था, मतलब ये है कि आपने सबसे पहले ना किसी चीज को मरते हुए देखा। अभी फर्ज करो ये पहली दफा हुआ है, कोई इंसान मरा है, तो आपके लिए पता नहीं ये चीज है, इसको इंसान कर, आपके लिए मुश्किल होता। आपने उस पर स्टडी किया और आपने देखा कि ये चीज मर गया है, फिर आपको पता चला अच्छा ये इंसान है, फिर आप कंक्लूड करें सारे इंसान फ़ानी होते हैं। अब यहाँ क्या हुआ है, आपकी क्वालिटेटिव स्टडी थी, आप एक स्पेसिफिक चीज़ से आप एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। अब आप पे क्या है, आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप तो अब तो आपने उसको चीज़ देखा है, फिर आपने उसको क्या किया, डिफाइन किया है कि ये इंसान है, फिर आपने कहा सारे इंसान फ़ानी होते हैं। अब आप समझ रहे हैं आप पे बर्डन कितना है। 6 महीने के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो आप कर सकते हैं अगर आप कुछ खास नज़र आया है, लेकिन बहुत टफ है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव स्टडी है वो आपके लिए बहुत आसान है।
आपको एक थ्योरी मिली हुई है, आपको एक सर्वे मिला हुआ है, उसका आप डाटा कलेक्ट करें, एनालिसिस करें, रिजल्ट्स को रिपोर्ट करें, और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जिसमें मेनली जो है ना स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होती है और हाइपोथेसिस होते हैं। ये स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग भी बहुत जो है ना मैच्योर स्टेज पे है, और उसके अलावा मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस में बहुत कॉमन है। जिन कंपनीज में आ जाएंगे वहां पे क्वांटिटेटिव रिपोर्ट्स होंगे। जिस भी दुनिया की कंपनी में जाएंगे रिसर्च में, आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है फाइनल प्रोजेक्ट की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, आपकी काम आएगी। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशंस करता है। इसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि ये जो है ना एक्सप्लोर करता है परसेप्शन को, मीनिंग को, एक्सपीरियंस को। डाटा कोड के थ्रू एनालाइज होता है। आप क्या कर सकते हैं? आप बिहेवियर का एक जो है ना फ्रेमवर्क दे सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क दे सकते हैं। क्वालिटेटिव स्टडी में ये जरूर हो सकता है कि आप अगर एक क्वालिटेटिव स्टडी दें और आप एक फ्रेमवर्क बनाएं, आपके जो वेरिएबल बने वो पहले से ही वेरिएबल लोगों ने बनाए हुए हों, तो फिर आपने किया क्यों है? आप जब अपना प्रॉब्लम सर्च कर रहे थे, तो क्या आपको वो प्रॉब्लम वाक़ई क्वालिटेटिव लगा है? अगर आपको क्वालिटेटिव नहीं लगा, आपको लगा कि इस प्रॉब्लम पे पहले लोगों ने थ्योरीज़ दी हुई हैं, तो फिर आप क्वांटिटेटिव स्टडी की तरफ जाएँगे। मिक्स मेथड रिसर्च ये होता है कि कहीं न कहीं हमें लगता है कि अच्छा जी, क्वालिटेटिव जो स्टडी हो रही है, उसमें नए फैक्टर्स आ रहे हैं, जो क्वांटिटेटिव स्टडी हो रही थी, उसके रिजल्ट्स सही नहीं हैं। आपस में मिसाल के तौर पर एक बंदे ने स्टडी की तो उसने देखा कि रिलेशनशिप एक्ज़िस्ट करता है, दूसरे बंदे ने स्टडी की तो पता चला रिलेशनशिप एक्ज़िस्ट नहीं करता। अब आप कन्फ्यूजन में आ गए कि क्या एग्जिस्ट करता भी है क्या नहीं करता। अब कोई बंदा कह सकता है कि इसमें मीडिएशन होता है, मॉडरेशन होता है, कोई कहता है नहीं होता। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप जो है ना मिक्स मेथड करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को कंबाइन करके एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे, और ये लेटेस्ट मेथड है। अ, अगर आपके पास वक्त होता है एक सेमेस्टर में, आप कर सकते हैं, तो आप मिक्स मेथड चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ क्वांटिटेटिव को चूज करें। जो मिक्स मेथड है उसमें तीन किस्में होती हैं। वो वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं बता देता हूँ, शायद कोई बच्चा हमारा एमएस और पीएचडी का देख रहा हो। तो हमने ना उसमें 3 चीज़ें देखते हैं। एक होता है कि पैरेलल में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी सेलेक्ट करते हैं और उनको एक साथ एनालिसिस करते हैं मिक्स मेथड में। दूसरा तरीका होता है एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल मिक्स मेथड का। उसमें हम क्या करते हैं, पहले क्वांटिटेटिव करते हैं, उसमें रिजल्ट्स में अगर थोड़ा मिसमैच आ जाए फिर हम क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं। तीसरा हम एक्सप्लोरेटरी करते हैं। पहले हम इंटरव्यूज करते हैं, कोडिंग करके डाटा बनाते हैं, थीम्स बनाते हैं, फिर जाके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, सर्वे बनाते हैं, उसका फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसकी 3 तरीके होते हैं। ठीक है? इससे बेहतर ये है कि इसमें ना आप तीनों एंगल देख लेते हैं, तो आपकी वैलिडिटी रिसर्च की बढ़ जाती है। पीएचडी लेवल के लिए कंपल्सरी है कि आप मिक्स मेथड के लेवल पे रिसर्च करें। अच्छा, अब आपको रिसर्च डिजाइन का पता चल गया कि कौन सी है, और हमने चूज कर लिया कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हमारे लिए सबसे आसान है, सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड है, वो है क्वांटिटेटिव मेथड। क्योंकि इस पे आप जो है ना बड़े लोगों के शोल्डर्स के ऊपर खड़े होकर रिसर्च करते हैं, और कोई बंदा आपको गलत नहीं कह सकता। आप कह सकते हैं कि मैंने तो जी विजय कुमार का फ्रेमवर्क यूज किया है, मैंने तो जी डॉक्टर फारूक का फ्रेमवर्क यूज किया है, मैंने फलाने बंदे का फ्रेमवर्क यूज किया है। तो अब क्योंकि वो बंदा जो बंदा थ्योरी देता है, जो बंदा फ्रेमवर्क बताता है, वो कोई माड़ा बंदा तो नहीं होता होगा, वो तो बहुत जो है ना ऑब्वियसली किसी पोजीशन पे बैठा होता है, और उसके कोई 100 पेपर होंगे, 100 पेपर को 1000 साइटेशन मिला होगा, तो उस बंदे की कदर है, एक वैल्यू है, जो भी एग्जामिनर होगा वो उसको वैल्यू करेगा। तो आप उनसे कहेंगे मैंने सिर्फ उसका फ्रेमवर्क वैलिडेट किया है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, इस इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में, तो हो जाएगा। तो अब मेथड की क्लैरिटी हो गई है कि हमने ये वाला मेथड चूज करना है, या आप में से कोई क्वालिटेटिव चूज करना है वो भी आप चूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी चूज कर सकते हैं, और आप मिक्स मेथड भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करके फिर कंक्लूड कीजिएगा। अच्छा, अब हमारा डिजाइन वाला हिस्सा हो गया। अब हम आते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन ये इंश्योर करता है कि एंटायर ग्रुप जो स्टडी से रेलेवेंट है, उनको आप जो है ना क्या कर रहे हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। इटसेल्फ अपनी डेफिनेशन में पॉपुलेशन कहते हैं किसी भी मामले में एंटायर ग्रुप हो जो कि स्टडी से रेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल फोन पे स्टडी कर रहे हैं ना, तो हर बंदा जिसके पास मोबाइल फोन है ना, तो वो उस पॉपुलेशन का हिस्सा है। अगर आप लैपटॉप्स को स्टडी करें, हर बंदा जो लैपटॉप है जिसके पास, वो उसका हिस्सा है। अगर आप टेलीकॉम यूजर को स्टडी करें, तो हर बंदा आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा है जो टेलीकॉम को इस्तेमाल करता है। अब ये होता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को ऑब्वियसली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, ना तो इतना पैसा होता है, ना बंदे के पास इतना टाइम होता है, और ना ही जरूरी है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि टोटल जो लोगों के ओपिनियन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 100 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे। तो फिर आप 25 करोड़ लोगों से क्यों ओपिनियन पूछेंगे? मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये जो गूगल पिक्सल है, इसके बारे में ओपिनियन लोगों के, इसके यूजर फॉर एग्जांपल 25 करोड़ है, तो आप पहले बंदे से मिलेंगे, वो इसके बारे में जो राय देगा, चांसेस आर कि दूसरा बंदा हो सकता है मुख्तलिफ दे, तीसरा मुख्तलिफ दे, चौथे बंदे की राय बिल्कुल वैसी होगी जैसे पहले की है, फिर 10वें की भी वैसे होगी जैसे पहले की है, फिर 20वें की भी वैसे होगी जैसे पहले की है। आप जब 100 बंदों से राय पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा अब जो मेरे पास राय आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल वैसे आ रहे हैं जैसे पिछले लोगों ने दी, कोई नई राय आ ही नहीं रही।
मैंने मजीद 100 लोगों से पूछा है, 300 लोगों से पूछा है, तो राय तो बिल्कुल वही वही पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है जो पहले 50 लोगों ने दिया है। फिर आप क्या करते हैं, अपना स्टडी स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास जो पर्सपेक्टिव मैंने लेना था वो तो आ गए। अब ये जो राय लेकर पूरी पॉपुलेशन में मुसलसल वो राय आ रही है, इसके लिए सैंपलिंग दुनिया में बनाया गया है। सैंपल इसलिए बनाया गया है ताकि आप पॉपुलेशन का एक सबसेट सेलेक्ट करें, वो सबसेट जो है ना वो डिसाइड करें कि जी अच्छा मैं जरा ये करके आ जाता हूँ। अच्छा, सैंपलिंग की हमने किस्में देखी कि इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मैंने आपको कहा कि ये होती है कि जहाँ पे हर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का, और नॉन प्रोबेबिलिटी वो होती है जहाँ हर किसी के पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम तब सेलेक्ट करते हैं, उसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है, क्लस्टर सैंपलिंग होता है, स्टार्टर का सैंपलिंग होता है। तो वो हम ऐसे कर सकते हैं जहाँ हमारे पास पॉपुलेशन फ्रेमवर्क हो। मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास टेलीकॉम यूजर्स जो है ना टोटल पाकिस्तान में 25 करोड़ यूजर हैं, तो 25 करोड़ यूजर की अगर मेरे पास लिस्ट होगी ना, तभी तभी मैं ना हर एक बंदे को सिलेक्ट कर सकता हूँ। बेशक मैंने 100 चूज करने हैं, लेकिन 100 मैं किससे चूज करूंगा, 25 करोड़ की लिस्ट से चूज करूंगा। अगर मेरे पास उस 25 करोड़ की लिस्ट है, ये जो लिस्ट होना है इसको कहते हैं पॉपुलेशन फ्रेमवर्क। तो जिसके पास पॉपुलेशन फ्रेमवर्क है किसी भी चीज का, तो वो उनमें से कोई भी सैंपल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को चूज कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास पॉपुलेशन फ्रेमवर्क नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को चूज नहीं कर सकते। फिर आपने कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज करना है। उसमें क्या है कि जो बंदा आपको अवेलेबल हो आप उससे पूछें। उसमें रेफरल सैंपलिंग भी आ जाता है, उसमें कोटा सैंपलिंग भी आ जाता है। तो बेशक आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लेवल पे कन्वीनियंस सैंपलिंग को यूज करें, जो लोग आपके पास अप्रोचेबल है, नहीं क्योंकि आपके पास फ्रेमवर्क है, नहीं आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि पहला जो बंदा सिस्टमैटिकली निकले वो आपके आपके जो है ना शहर का निकले, दूसरा बंदा सिस्टमैटिकली शहर के दूसरे कोने से निकले, तो आपके पास फ्यूल का खर्चा है, आप उसके पास फिल करवाने नहीं लेके जा सकते। और फिर आप हर एक बंदे को ईमेल भी नहीं कर सकते। आप कुछ क्विक रिस्पॉन्स चाहिए सेमेस्टर की ड्यूरेशन में आपने करना है, तो आपने कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज करना है। और कन्वीनियंस सैंपलिंग में जो सबसे अच्छा होता है वो है रेफरल सैंपलिंग। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मोबाइल फोन आईफोन यूजर्स पे या गूगल पिक्सल यूजर्स पे जो है ना आप स्टडी कर रहे हैं, तो एक बंदे से फिल करवा लिया, फिर उसके बाद आप जो है ना उस बंदे से पूछें कि अगला आईफोन यूजर कौन सा है, उससे आप जाके डाटा कलेक्ट करें। अच्छा, जब हमने पॉपुलेशन कर लिया, सैंपल डिजाइन कर लिया, तो सबसे कॉमन चीज है वो ये है कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए। सैंपल साइज जनरली 150 से लेकर 300 रिस्पॉन्डर्स होने चाहिए अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स आ रहे हैं जो हमारे लिए बूटस्ट्रैपिंग करते हैं, जो सैंपल को ना फर्दर रिफाइन करते हैं, डाटा को रिफाइन करते हैं, डाटा नॉर्मलाइजेशन को कर लेते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो स्केल जो है ना, यूज रूल्स लाइक 5 टू 10 रिस्पॉन्सेज पर सर्वे आइटम। हाँ, अच्छा ये भी देख लीजिएगा कि अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें इसमें जो स्केल होगा नॉर्मली उसमें लिकट के स्केल को यूज करें। और आप ये लाजमी रखें कि जहाँ से आपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग लेना है, किसी भी ग्रुप का सैंपल लेना है, तो एटलीस्ट 5 से 10 लोगों का सर्टन ग्रुप का आपने लाजमी लेना है, या कोशिश करें 25 तक का लिया करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेलीकॉम में कलेक्ट कर रहे हैं, तो टेलीकॉम में आप एक काम आप ज़रूर करें कि अगर आप जूफोन, टेलीनॉर और जोंग और जैज़ ये 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 4 का कम से कम 25-30 हर एक का जो है ना सैंपल होना चाहिए, ताकि आप फिर उनके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में डिफरेंसेस को बता सकें। ठीक है? और सैंपल चूज़ करते हुए ये लाज़मी देखें कि सैंपल आपका ना फिज़िबल होना चाहिए, आप उसको डाटा कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से। साइज़ आप 150 से 300 के बीच में रखें, आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, क्वेश्चंस आप जब भी बनाएँ, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस से अवॉइड करना है, जहाँ पे एक क्वेश्चंस के 2 मीनिंग आ रहे हों, या आपकी लीडिंग क्वेश्चंस हों। आप क्वेश्चंस हमेशा लिकर्ट स्केल से बनाएँ और आप क्वेश्चनेयर्स किसी का फॉलो करें। आप इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी जो भी वेरिएबल्स हैं, आप गूगल्स करें कि इसका स्केल क्या है, आपको उसके स्केल मिल जाएँगे। तो आप उन्हीं स्केल्स को अपने सुपरवाइज़र को दिखा के थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर लें, अपनी स्टडी के मुताबिक उन्हीं का गूगल क्वेश्चनेयर बना लें। और क्वेश्चनेयर्स का हमेशा लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। यानी जो बंदा फ़िल कर रहा हो उसको भी मज़ा आना चाहिए, और कहीं न कहीं जो है ना वो जो है ना कन्फ्यूज़ ना हो कि पहले ये पूछा फिर ये पूछा। तो अपने क्वेश्चन जो है ना एक फ़्लो के साथ बनाने हैं, और गूगल फ़ॉर्म को यूज़ करना है। आजकल के दौर में आपने जो है ना प्रिंट लेकर क्वेश्चनेयर लेने वालों को क्वेश्चनेयर को बिल्कुल रिजेक्ट करना है। उसकी रीज़न ये है, उसमें आपका खर्चा होता है, ऑब्वियसली आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। मेजरमेंट स्केल्स ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमएस पीएचडी के लोगों के लिए बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। एक नॉमिनल होता है, फॉर एग्जांपल जेंडर, इसके बेस पे ना हम इस पे इतना एनालिसिस नहीं कर सकते। ये डाटा आपने कलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव्स के लिए हमारे यूज़ होगा, हम इसके ग्रुप बना सकते हैं पेयर टी टेस्ट के।
ये मैं आपको बताऊँगा, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो एनालिसिस का मेरा एक पूरा सेक्शन है। लेकिन जो आप जन नॉमिनल डाटा है ना, इसके ऊपर आप बड़ा एनालिसिस नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप chi-square का टेस्ट कर सकते हैं या लॉजिस्टिक रिग्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने नॉमिनल डाटा अपने क्वेश्चनियर का नहीं रखना, वेरिएबल्स का। डाटा कभी भी नॉमिनल येस और नो में नहीं लेना। ऑर्डिनल डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो ऑर्डर में होता है, लेकिन ऑर्डिनल डाटा भी वीक डाटा होता है। इसको थ्योरेटिकली स्टैटिस्टिक्स में ना हम नॉन पैरामीट्रिक डाटा बोलते हैं। तो ऑर्डिनल डाटा आप यूज कर सकते हैं। लिकर्ट स्केल 5 का यूज करें, लेकिन फिर एनालिसिस स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। डाटा नॉर्मलाइजेशन की स्मार्ट पीएलएस के थ्रू जो है ना वो मेजरमेंट एनालिसिस आपने करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो आपके लिए इशू नहीं होगा। अच्छा, इंटरवल का जो डाटा होता है ना, वो हाईली रिकमेंडेड होता है। इंटरवल का डाटा बेशक होता तो ऑर्डिनल है, लेकिन उसको हम लिकर्ट में ना इंटरवल के तौर पर लेते हैं और उस पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं कुछ assumptions के साथ, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो यही आपने करना है कि आपने 5 स्केल लिकर्ट रखना है। 7 स्केल लिकर्ट भी रिकमेंडेड होता है, लेकिन आपने 7 नहीं करना। 7 से क्या होगा कि जो बंदा फिल कर रहा है ना आपके क्वेश्चन को, उस पे बोझ बहुत बढ़ जाता है। अदरवाइज रिकमेंडेड 7 होता है। 7 से क्या होता है कि जो डिस्टेंस है एक राय से दूसरी राय के बीच में, वो कम होता जाता है। लेकिन जो बेस्ट स्केल होता है एनालिसिस के लिए, वो होता है रेशो। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का भी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी की। जो रेशो डाटा होता है वो बेस्ट होता है एनालिसिस के लिए। इसमें आप एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच सकते हैं। तो जिस भी ट्रू जीरो तक आप पहुंच सकें किसी भी नंबर में, वो बेहतरीन नंबर होता है। लेकिन हमने यहाँ डिसाइड कर लिया लिकर्ट स्केल में मोस्टली जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट होंगे वो ऑर्डिनल डाटा को यूज करेंगे, यानी वो रिकर्ट स्केल को यूज करेंगे और उसको हम इंटरवल के तौर पर ज्यूम करके उस पर पैरामीट्रिक टेस्ट रन करेंगे। रिलायबिलिटी टेस्टिंग ये बहुत जरूरी है। एक दफा आपने क्वेश्चनियर कर लिया, आपने वेरिएबल्स के क्वेश्चंस पूछ लिए, तो हर वेरिएबल का क्वेश्चन उस वेरिएबल से बिलोंग करता है, उसके लिए हम रिलायबिलिटी करते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है? बेसिकली कंसिस्टेंसी होती है। तो हम कहते हैं कि हम क्रोमबाक अल्फा निकालते हैं, वो 0.70 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 0.70 कंसिस्टेंसी है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे एक स्केल नहीं होता 1 किलो का, अगर आप 1 किलो की मूंगफलियां ले लें, अब उस मूंगफली वाले स्केल की कितनी रिलायबिलिटी होती है? उसकी रिलायबिलिटी कैसे मेजर होगी? उसकी रिलायबिलिटी ऐसे मेजर होगी कि हर दफा जब आप 1 किलो मूंगफली लेंगे, तो उसमें मिसाल के तौर पर पहली दफा 300 मूंगफलियां आई हैं, अगली दफा कितना है? 303 आ जाए। मूंगफलियों का साइज ऊपर नीचे हो सकता है। अगली दफा 305 आ जाए, अगली दफा 304 आ जाए। तो आप क्या क्या कह सकते हैं कि जो एक स्केल वाला मूंगफली वाली जो स्केल हमने बनाया है, वो क्या है? रिलायबल है। वो रिलायबल है क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि पहली दफा जब मूंगफलियां उस पे 1 किलो की देखी हैं तो आई हैं 300 और दूसरी दफा 100 आई है। तो उसका मतलब क्या है? स्केल आपका रिलायबल नहीं है। अब क्रोमबाक अल्फा का जो 0.70 है, वो मूंगफली के केस में, क्योंकि वो स्केल तो ओरिजिनल स्केल है ना, वो किसी की राय के बेस पे तो स्केल को नहीं मेजर कर रहे हैं। वो आइडियली आना चाहिए 100%, या वो 99% हो जाए, थोड़ा बहुत आप गलती हो सकता है मार्जिन मार्जिन में। अब क्योंकि हम मूंगफलियां तो यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, हम क्या काउंट कर रहे हैं? हम ह्यूमन बिहेवियर को काउंट कर रहे हैं। ह्यूमन से हम पूछ रहे हैं कि ये फिलानी जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल आपके लिए कितना ईजी है। वो कहेगा कि जी मेरे तो इसका स्क्रीन बहुत अच्छा लगता है, इसके बेस पे ना मैं लिकर्ट स्केल पे स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। स्क्रीन इसका अच्छा है, इजी टू यूज है, तो मैं 5 नंबर दे देता हूँ। अब इसका जो है ना कैमरा इजी टू यूज है, तो क्या है, वो क्या है, उसका मैं इसको 6 नंबर दे देता हूँ। तो ऐसे करके वो जो कंसिस्टेंसी ऑफ द रिस्पॉन्सेज होगा, वो आपका क्रोमबाक अल्फा होता है। वो एक पैटर्न के बेस पे निकाला जाता है। तो अगर आपका क्रोमबाक अल्फा 70% है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्केल है वो रिलायबल है। इस पे फिर हम स्मार्ट पीएलएस में कंपोजिट रिलायबिलिटी यूज करते हैं। अच्छा, हम अभी इसको क्रोमबाक अल्फा तक ही समझते हैं। अदरवाइज जो क्रोमबाक अल्फा है उस पे बड़े ऑब्जेक्शन है, उस पे थोड़ी सी जो है ना जब इतराज लगे तो कंपोजिट रिलायबिलिटी निकला, फिर रूहो एनालिसिस निकला, फिर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी लिखा, हॉर्नर का क्राइटेरिया निकला, क्रॉस लोडिंग बना, एचटीएमटी बना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसका जो फाउंडेशन है, आपके बीएस लेवल पे आपने सिर्फ स्मार्ट पीएलएस को इंश्योर करना है कि अगर आपका जो क्रोमबाक अल्फा है वो 0.70, अगर आपका क्रोमबाक अल्फा 0.70 है, तो आप अपने सुपरवाइजर से रब्ता करें। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, तो आपका आइडियली कंपोजिट रिलायबिलिटी थोड़ा सा क्रोमबाक अल्फा से हाई होगा, 0.723 होगा। आपका जो है ना एवरेज वेरिएंस है वो भी 0.5 से ऊपर होगा। क्रोमबाक अल्फा अगर सही है, बाकी चीजें सही की जा सकती है, सही हो जाती है। ठीक है। तो अच्छा, इसको अगर सही ना भी हो तो हमारे पास एक तरीका है। स्मार्ट पीएलएस का मैं एक जो है ना वो एक टेस्ट लगा दूंगा, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो बता दूंगा। तो आपने ऐसे आइटम्स को रिमूव करना है जिनकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या हो, कम हो। फॉर एग्जांपल आपका एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ईज ऑफ यूज,
इसका एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, ठीक है? तो जो 4 एटम हमने कहा, हमने उसके निकाले। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 0.7 आती है, इसकी रिलायबिलिटी 0.8 आती है, ठीक है? इसकी रिलायबिलिटी जो है ना क्या आ जाती है 85 आ जाती है, 0.85 और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 0.4 आ जाती है। तो पूरा ये जो कंस्ट्रक्ट है इसकी रिलायबिलिटी को ये वाले एटम इसको मेजर कर रहे हैं, इसका फिर रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश होगा दूसरे वेरिएबल्स के साथ, वो इन्हीं फैक्टर्स के बेस पे होगा, ये फाउंडेशन है। तो अगर ये वीक है इसको हम रिमूव कर सकते हैं स्मार्ट पीएलएस में। ये मैंने आपको सिखाना है पूरा स्मार्ट पीएलएस का एनालिसिस, ठीक है? तो ये रिलायबिलिटी टेस्टिंग होती है। आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी टेस्टिंग का पता चल गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है वैलिडिटी टेस्टिंग। वैलिडिटी टेस्टिंग ये होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि क्या वाक़ई जो हमने टूल यूज़ किया है, वो वैलिड है या नहीं है। कंटेंट वैलिडिटी होती है एक्सपर्ट पे। मैंने आपको कहा ना आप क्वेश्चनर देखें, स्केल देखें, आपका स्केल आप सुपरवाइज़र के साथ करें तो वो क्या होता है एक्सपर्ट का एक रिव्यू होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक वैलिडिटी होती है स्मार्ट पीएलएस में रखते हैं, वो है कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट क्या करता है, वो आपकी जो है ना लोडिंग्स को देखता है, इसमें एवी हम देखते हैं एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड बिटवीन डिफरेंट आइटम्स एंड डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स, वो 0.50 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, वैलिडिटी में ना हम मज़ीद डिटेल में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी दे देखते हैं, क्रॉस लोडिंग्स देखते हैं, एचटीएमटी का स्कोर स्कोर देखते हैं, वो एनालिसिस मैंने मुकम्मल करके आपको सिखाना है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि जो हमने कंस्ट्रक्ट के क्वेश्चंस पूछे हैं, वो वाक़ई उससे बिलॉन्ग करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ईज़ ऑफ यूज़ का क्वेश्चन है, वो यूज़फुलनेस में फ़ॉल करता हो, तो वो क्रॉस लोडिंग से हम चेक कर लेते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली करके आप लोगों को सिखाऊँगा। अभी तक आपने वैलिडिटी का ये समझना है कि वैलिडिटी का जो स्कोर है, जो डाटा हम इकट्ठा करेंगे, उसको रिलायबल होना है, उसको वैलिड होना है। रिलायबल मतलब कंसिस्टेंसी है, वैलिड का मतलब ये है कि हमने राइट क्वेश्चन राइट कंस्ट्रक्ट के लिए पूछा है और एक कंस्ट्रक्ट के लिए जो क्वेश्चन पूछा है उस मॉडल में वही क्वेश्चन किसी दूसरे कंस्ट्रक्ट के लिए नहीं पूछा गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट ऑब्वियसली हम थ्योरी से ड्राइव करेंगे, हम फ्रेमवर्क अपना बनाएँगे और हाइपोथेसिस डेवलपमेंट बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है, ताकि क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर सर्च क्वेश्चन सेट किए, अब हमने फ्रेमवर्क बना लिया, फ्रेमवर्क के बाद हम उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस ऐसे होने चाहिए जो टेस्टेबल होने चाहिए डेटा के थ्रू, जब रिस्पॉन्स आए तो हम बता सकें कि क्या ये वेरिएबल्स का रिलेशनशिप एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। जैसे हमने यहाँ पे कहा ना डिजिटल मार्केटिंग पॉजिटिवली इफेक्ट सेल्स ग्रोथ। अब डिजिटल मार्केटिंग का भी स्कोर आ जाएगा हमारे पास, सेल्स ग्रोथ का भी आ जाएगा। इन दोनों का हम क्या करेंगे, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बाद रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। अगर वो उसका टी स्कोर जो है ना रिलायबल आ जाता है, 1.96 से अबव आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये जो रिलेशनशिप है इसका टी स्कोर आ गया है। और अगर पी आ जाता है तो क्या ये टी स्कोर सिग्निफिकेंट है, अगर पी हमारा 0.05 से नीचे है तो बहुत अच्छा है, 0.05 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा हाइपोथेसिस हम क्यों बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं खैर मैंने एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन हाइपोथेसिस बना के टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हाइपोथेसिस हम बनाते इसलिए हैं कि जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो था एग्जामिन, असेस ऐसा करके। क्वेश्चंस क्या था, बहुत ब्रॉडर था। हम उसको अब फर्दर एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि हमने एग्जामिन करना है कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग जो हमने पहले लेक्चर में मिसाल दी थी, उसका इम्पैक्ट सेल्स ग्रोथ पे क्या है। अब उसके हमने आगे क्या बनाने हैं, हाइपोथेसिस बनाना है। वो हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है डाटा कलेक्ट करके। वेरिएबल्स के जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर हमें सेल्स एडवर्टाइजिंग के कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, सेल्स के कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और सॉफ्टवेयर में जाके उन दोनों का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। और वो रिलेशनशिप पहले हम एक फ्रेमवर्क में दिखाते हैं ताकि हम क्वेश्चनर बना के उसको टेस्ट कर सकें। तो ये है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट का तरीका। अच्छा, जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं उस डाटा को दिखाने के। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम मीन, मीडियन, मोड को देखते हैं। बेसिकली ये जो ना सेंट्रल टेंडेंसी को हम देख रहे होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि एनालिसिस में ना एक चीज़ का बहुत मतलब वो एवरेज है। एवरेज इनकम क्या है, एवरेज एज क्या है, एवरेज सब कितने लोगों को मसला आ रहा है, तो वो क्या होता है वो बेसिकली होता है, वो निकाला जाता है मीन मीडियन मोड से। और मोस्टली सबका रिस्पॉन्स एक ही जैसा होता है मीन मीडियन मोड का। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो है ना आपका जो सेंट्रल नंबर है किसी भी पॉपुलेशन का उसको बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें हम निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स निकालते हैं, डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में ये हेल्प करता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अच्छा हमने एक क्वेश्चन पूछा लिकर्ट स्केल पे, तो उसका क्या था कि स्ट्रांगली एग्री को 5 नंबर दिए और हमने डिसएग्री को 1 दिए। अब हम जब उसका एवरेज निकालेंगे, उसको बोलते हैं मीन। वो अगर 3 है तो उसका मतलब है 3 से थोड़ा-सा ऊपर है, 4 है तो उसका मतलब है ज़्यादातर लोग
स्ट्रांगली एग्री करें, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि यार इस क्वेश्चन में लोगों ने 4 का स्कोर दिया, क्लोज टू 5 है, इसका मतलब ये है कि जो एवरेज रिस्पॉन्स है वो अच्छा है। अगर इस तरह का केस हो कि हमने स्ट्रांगली एग्री से डिसएग्री में लिया और हमारा जो एवरेज रिस्पॉन्स है वो 2 आ रहा है, तो उसका मतलब है ज्यादातर लोग उस स्टेटमेंट से, उस कंपनी से डिसएग्री कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी से, उसकी ईज ऑफ यूज से, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि किसी भी रिस्पॉन्सेज के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि अच्छा एवरेज एक का आ गया है जी 4, दूसरे का एवरेज जो है ना 3 है, तो इसका डिफरेंस जो है ना 1 है। अब ये डिफरेंस आइडियली कम होना चाहिए, सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड सारे जो नंबर्स होने चाहिए। तो ये हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अगली चीज होती है हमारी कोरिलेशन और रिग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसी भी रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को देखते हैं। कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इस जो है ना इस फोन की यूजेज और इसकी लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगर लोग कितना यूज करें कि ये कितना लंबा चलेगा, ज्यादा यूज करते हैं तो 2 साल तक चलेगा, अगर कम यूज करते हैं तो ये हो सकता है 3 साल तक चला जाए। तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। जो रिग्रेशन है वो हमारा दो से ज्यादा जब वेरिएबल होते हैं फिर हम रिग्रेशन टेस्ट करते हैं। और वो क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है कि अगर ये करेंगे तो ये होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर एक बच्चे को कौन सी दवाई ऐसी पिलाएंगे उसको अच्छे उसको तो कौन सी दवाई ऐसी पिलाएंगे जिससे उसकी हाइट बढ़ जाए। तो अब ये दो 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 चीजें हो गई, एक वो दवाई पिला रहे हैं और दूसरा उसकी हाइट को हम देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक बच्चे को कैसे माहौल में रखा जाए, कौन सा डाइट दिया जाए और उसके साथ कैसा बिहेवियर रखा जाए और उससे कैसे एक्सरसाइज किए जाए, अब हमारे पास 4 वेरिएबल हो गए। अब हम क्या करेंगे, रिग्रेशन रन करेंगे। जब 2 वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक करना हो तो फिर कोरिलेशन होता है, जब 2 से ज्यादा वेरिएबल का चेक करना हो तो रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन क्या करता है, मल्टीपल वेरिएबल के बीच में ताल्लुक को रन करता है। अब हाइट बढ़ना हमने क्या किया था, हमने उसका जो है ना एक वेरिएबल है जो मेजर कर रहे हैं, फूड के साथ उसका कितना ताल्लुक है, एनवायरनमेंट का कितना ताल्लुक है, जेनेटिक्स का कितना ताल्लुक है। अब हर एक का हमारे पास स्कोर आएगा और हर रिलेशनशिप का स्कोर तब मैटर करेगा जब वो क्या हो, सिग्निफिकेंट हो। सिग्निफिकेंस जो है ना स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द वेरिएंस निकालते हैं, बेस्ड ऑन द एवरेजेस निकालते हैं। लेकिन ये सिग्निफिकेंट जो स्कोर है, पी वैल्यू, ये अल्टीमेट डिसीजन है। ये अगर 0.5 से लेस है तो इसका मतलब है कि हमारा पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और जो आर स्क्वायर जो है ना किसी भी इसको रिग्रेशन का कोफिशिएंट भी बोलते हैं आर स्क्वायर, ये किसी भी का टोटल मेजर करता है। अभी इसी मिसाल को लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं ना कि हम एक बंदे की जो हाइट होती है वो कितने बच्चे की ग्रो करती है, उसमें उसका फूड, उसका मेडिसिन, उसका जो है ना एनवायरनमेंट, उसकी जेनेटिक्स, 4 वेरिएबल ले लिए। इन 4 वेरिएबल का ताल्लुक भी निकाल लिया, इस वो ताल्लुक जो है ना बीटा कोफिशिएंट से निकलेगा। और फिर जितना भी स्कोर आया है, मिसाल के तौर पर 0.5 आया है, 0.6 आया है, इसका मतलब ये है कि 60% हाइट को जो फैक्टर्स मैटर करते थे वो हमारे मॉडल ने एक्सप्लेन कर लिए। तो वो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर 0.60। उसमें क्या होगा, हाइट का एक सर्टेन इम्पैक्ट होगा और जेनेटिक्स का सर्टेन इम्पैक्ट होगा। इस तरीके से हम मॉडल को रन करते हैं। सो बेसिक मिसालें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि पता चले कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, करते ये क्या है। आई एम श्योर थोड़ा बहुत आपको इसका समझ आ गया होगा। तो अब ये सारे जो एनालिसिस हैं इसके लिए ना हमें किसी सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं, आप एसपीएस में कर सकते हैं, स्मार्ट पीएलएस में कर सकते हैं। तो जो बेस्ट चीज़ है वो है स्मार्ट पीएलएस। अब यहाँ पे एक उसमें एक तकनीक यूज होती है, इसको हम कहते हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग। मोस्टली यूज्ड है, आपके लिए भी रिकमेंडेड है। सीबीएसईएम भी होता है, एसईएम के और भी टेक्निक्स हैं, अभी हम उनमें जा नहीं रहे। एआई की भी मोड टेस्टिंग के होते हैं, मशीन लर्निंग के टेस्टिंग के मोड होते हैं, पाइथन के होते हैं, वो हम जाएंगे पीजी और एमएस के जो मेरे कोर्सेज हैं उनमें जाएंगे। बी बीबीए बीएस लेवल के बच्चों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेथोडोलॉजी को ना जितना सिंपल रख सकता हूँ उतना सिंपल रखूँ। तो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चर मॉडलिंग क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को विद मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए हम पीएलएस एसईएम यूज करते हैं। स्मॉल मीडियम सैंपल्स के लिए बड़ा अच्छा होता है क्योंकि स्मॉल बूटस्ट्रैपिंग करता है, सबसेट्स बनाता है। वो हम जब करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। और स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट और रिसर्च की दुनिया में अब ये मोस्टली यूज सॉफ्टवेयर है, लोग इसको यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। अच्छा, पीएलएसएससीएम के की स्टेप क्या होते हैं, बेसिकली दो स्टेप होते हैं। एक होता है मेजरमेंट का स्टेप जो ये इंश्योर करता है कि डाटा सही है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल स्टेप जहां पे हम हाइपोथेसिस का रिलेशनशिप बनाते हैं। मेजरमेंट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को देखता है और असेसमेंट का जो मॉडल है वो पाथ कोफिशिएंट्स को देखता है, क्या बाकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसमें हम आर स्क्वायर देखते हैं, एफ स्क्वायर देखते हैं, क्यू स्क्वायर देखते हैं।
जो आर स्क्वायर है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। आर स्क्वायर क्या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, तो वो क्या करता है, कितना मॉडल जो है ना एक सर्टन पावर वैल्यू कितना है उस मॉडल का कि किसी सर्टन फिनोमेनन को वो मेजर कर सके। एफ स्क्वायर इम्पैक्ट होता है, एफ स्क्वायर हर एक वेरिएबल का अपना अपना होता है कि इसका इतना इम्पैक्ट है, इसका इतना इम्पैक्ट है। तो बूटस्ट्रैपिंग हाइपोथेसिस के लिए पीएलएसएसईएम में यूज होता है, जो कि एक बेहतरीन मेथड है जिससे सबसेट्स बना के बेस्ट सेट के ऊपर वो टेस्ट रन करता है। अच्छा, क्वालिटेटिव डाटा कोडिंग का भी वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ओपन कोडिंग कर सकते हैं कि जैसे एक पैराग्राफ को पकड़ें, उसमें जो बात बार बार आ रही हो उसको कोई आप जो है ना कोड करते जाएं, कोई बात कितना यूज किया। दूसरा ये है कि आप ग्रुप कोडिंग कर सकते हैं, आप सिलेक्टिव कोडिंग करके थीम्स भी बना सकते हैं। ये तब होता है जब आपने इंटरव्यूज में डाटा कलेक्ट किया हो, या आप जैसे आप इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बेसिकली काम यही होता है कि वो डिफरेंट कारपोरा बनाते हैं, उसके थीम्स बनाते हैं, तो वो भी थीम और कोडिंग कर सकते हैं। थीमेटिक एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे बार-बार एक कोई रेफरेंस आ रहा हो उसको हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, ग्रुप इनसाइट्स को हम मीनिंगफुल थीम में कन्वर्ट करते हैं, थीम्स को रिसर्च क्वेश्चंस के साथ डेवलप करके हम जो है ना स्पॉट फाइंडिंग्स विद डायरेक्ट कोट्स के साथ हम करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट्स हम रिलेशनशिप के लिए दिखाते हैं, पाथ डायग्राम एसईएम मॉडल के दिखाते हैं। अगर आप जितनी क्लियर वीडियोस अपने प्रोजेक्ट में दिखाएंगे उतना अच्छा है। इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन फ्रेमवर्क्स। अच्छा, इंटरप्रिटेशन इसका हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन इंटरप्रिटेशन का जो कोर पर्पज़ है वो ये है कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचे, हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करें, पिछली स्टडीज़ के साथ उनको एक्सप्लेन करें, बताएँ कि आपके रिजल्ट क्यों आए हैं और क्यों जो थ्योरी आपने सेलेक्ट की थी, जिसकी जो आपकी फाउंडेशन थी फ्रेमवर्क बनाने की, उसमें क्या रिजल्ट थे, उनके अगर में कोई डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करें। और अल्टीमेटली आपकी जो इंटरप्रिटेशंस है उनका पर्पज़ ये है कि जो कंपनी के लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाएँ, जो पॉलिसी मेकर हैं वो फ़ायदा उठाएँ, मैनेजर्स उसका फ़ायदा उठाएँ। मुझे यकीन है कि इस वीडियो में आप अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जितना जान चुके होंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आप चाहते थे कि आप सीखें, और आई एम श्योर आप इसको यूज़फुल पाएँगे। थैंक यू।